पत्नी की यह बातें कभी नहीं माननी चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल से एक सपेरों का झुंड कहीं जा रहा था। सपेरे एक सुनसान जंगल से होकर जा रहे होते हैं। एक घनी वृक्ष की छाया देख वहां बैठकर आराम करने लगते हैं। इस वृक्ष के पास एक विशाल सांपों की बांधी थी। एक सपेरा पहचान लेता है, इसमें कोई सांप मिल सकता है। सपेरों का तो काम ही होता है सांपों को पकड़ना। वह अपने साथियों से कहता है कि हमें यह बिल खोद कर देखना चाहिए, और इस तरह सपेरों ने उस सांप के बिल को खोदना शुरू कर दिया। उस बिल से एक बहुत ही भयंकर काला नाग निकला। सपेरों ने उस नाग को पकड़ लेते हैं और पकड़कर अपने पिटारे में बंद कर लेते हैं। सपेरे उस सांप को पिटारे में रखकर वहां से आगे की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते उन सपेरों के मन में विचार आता है कि हम इस नाग का जहर निकाल देते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर उन्होंने उस पिटारे को खोला जिसमें वह नाग बंद था। सपेरों ने जब पिटारे को खोलकर देखा तो सभी सपेरे उस पिटारे को देख हैरान रह जाते हैं। उस पिटारे से नाग गायब हो चुका था और उस जहरीले नाग की जगह उस पिटारे में एक बहुत ही सुंदर और कीमती नवलखा हार रखा हुआ था। उस नवलखे हार को देखकर सपेरे बड़े प्रसन्न होते हैं। तभी सपेरे इस बात को सोचकर हैरान थे कि हमने तो एक सर्प पकड़ा था, पर यह हार कैसे आ गया। लेकिन चलो अच्छा ही है, यह हार तो और भी ज्यादा कीमती है। चलो हम इसे लेकर राजा के पास चलते हैं। राजा इस हार के बदले में हमें मुंह मांगा धन देगा। तो मित्रों, यह सोचकर सभी सपेरे राजा चित्ररथ के पास राज्य में पहुंच गए। चलते चलते सपेरे राजा के महल पहुंच जाते हैं। इधर राजा चित्ररथ का दरबार लगा हुआ था। दरबार में राजा और राजा के सभी मंत्री बैठे हुए थे। तभी अचानक दरबार में सपेरों का एक झुंड प्रवेश करता है। सभी सपेरे राजा को प्रणाम करते हैं। राजा जब सपेरों को दरबार में देखता है तो उन्हें बैठने के लिए कहता है और उनसे आने का कारण पूछता है। तो सपेरे कहने लगे, महाराज, हम तो ठहरे सपेरे, भला हमारा आपके पास आने का क्या कारण हो सकता है, परंतु हमारे पास एक बड़ा ही कीमती हार है जो आपकी महारानी के गले की शोभा बढ़ा सकता है। सपेरे कहते हैं, महाराज, ऐसा हार आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तब राजा चित्ररथ बोलते हैं, दिखाओ कैसा हार है। तब सपेरों ने उस पिटारे को खोला जिसमें वह हार रखा हुआ था। उस विचित्र हार को देखकर राजा सहित राजा का पूरा दरबार अचरज में पड़ जाता है। वास्तव में उन्होंने ऐसा हार पहले कभी नहीं देखा था। हार को देखकर राजा सपेरों से कहने लगता है कि तुम यह विचित्र हार कहाँ से लाए हो। तब सपेरे कहने लगते हैं, महाराज, हमें यह मार्ग में मिला था। हमने सोचा कि क्यों ना इस हार को आपको भेंट कर दिया जाए। तब राजा चित्ररथ कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी यह भेंट स्वीकार करते हैं। यह हार देखकर हमारी रानी बहुत खुश हो जाएंगी। इधर राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि सपेरों को उचित इनाम देकर और सम्मान पूर्वक दरबार से विदा किया जाए। सपेरे खूब सारा धन लेकर दरबार से विदा हो जाते हैं और राजा वह हार की टोकरी अपने पास रख लेता है। पूरे दिन राजा राज दरबार में बैठकर अपना राजकाज काम करते रहता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है तो दरबार को समाप्त करके राजा हार वाली टोकरी अपने साथ लेकर महल में जाता है और महारानी से कहता है, देखो रानी, आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर आया हूँ, जिसे तुम देखोगी तो
बहुत खुश हो जाओगी। तब रानी कहती है, महाराज ऐसा क्या लाए हो तुम मेरे लिए। तब राजा वह टोकरी रानी की ओर खिसका देता है और कहने लगता है कि नहीं मानती तो लो खुद ही देख लो। जैसे ही रानी उस पिटारे को खोलकर देखती है तो उसमें एक बहुत सुंदर तेजस्वी एक छोटा सा बालक सो रहा था। उस बालक के चेहरे पर अलौकिक दिव्य चमक थी। बालक इतना सुंदर था कि रानी उस बालक को देखते ही रह जाती है और कहने लगती है कि महाराज इसमें तो बड़ा ही सुंदर बालक सोया हुआ है। तब राजा कहने लगता है, नहीं, इसमें तो नौलखा हार था, यह बालक कैसे बन सकता है। राजा को जब रानी की बात पर भरोसा नहीं हुआ तो राजा वह टोकरी लेकर स्वयं देखता है तो वास्तव में राजा का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। बालक को देखकर राजा और भी ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। राजा और रानी हर समय संतान के बारे में सोचकर दुखी रहा करते थे। अब तो राजा और रानी दोनों विचार करने लगते हैं कि यह पुत्र हमें भगवान ने दिया है और आज से हम दोनों इसे अपना पुत्र मानकर ही इसका लालन पालन करेंगे। और यह बात किसी को पता भी नहीं थी कि राजा ने जो हार खरीदा था वह बालक बन गया है। लेकिन राजा की कुछ दासियां वहां उनका वार्तालाप सुन रही थीं। इधर रानी पूछती है कि महाराज बालक तुम्हें किसने दिया है। तो राजा बताता है कि राज दरबार में सपेरों का एक झुंड आया था। उन्होंने हमें एक पिटारे में रखकर नौलखा हार का भेंट किया था, परंतु ईश्वर की कृपा से दरबार से महलों में आते समय यह हार सुंदर पुत्र के रूप में बदल गया है। अब आज से यह बालक हमारा पुत्र है और आगे चलकर यही हमारी राजगद्दी का मालिक बनेगा। उसी दिन से राजा और रानी उस बालक को अपने पुत्र की तरह पालने लगते हैं। एक दिन राजा अपने दरबार में यह घोषणा करता है कि हमारी रानी के गर्भ में एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह सब सुनकर प्रजा बहुत खुश हो जाती है और पूरे नगर में उत्सव मनाया जाता है। यह सब देखकर राजा और रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो रहा था। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है वह लड़का जवान होता जाता है। अब वह लड़का शादी के योग्य हो जाता है। तब राजा के मन में विचार आता है कि अब अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। एक दिन राजा अपनी महारानी से कहता है कि अब हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है और अब इसका किसी सुंदर कन्या से विवाह कर देना चाहिए। राजा का यह प्रस्ताव रानी को भी बहुत पसंद आता है। रानी कहती है, महाराज शुभ काम में देरी कैसी, जितनी जल्दी हो सके आप मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। राजा चित्ररथ के राज्य के पास ही एक दूसरा राज्य भी था। उस राज्य के राजा का नाम जयंत था। उस राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या थी और उस कन्या का नाम शंख पुष्पा था। शंख पुष्पा को राजा ने अपने आचार्य से समस्त विद्याओं का ज्ञान करवा रखा था, इसलिए वह कन्या 16 विद्याओं को जानती थी। राजा जयंत भी विचार करता है कि अब उसे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। राजा दरबार में राजपुरोहित को बुलाता है और टीका की सामग्री देकर पुरोहित को अपनी पुत्री शंख पुष्पा के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भेज देता है। राजा पुरोहित से कहता है कि जाओ और हमारी पुत्री के योग्य किसी राजकुमार को टीका करके आओ। पुरोहित जी राजकुमारी के टीका की सामग्री लेकर दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ता है और कई राज्यों में घूमता है, लेकिन उसे उस पुत्री के समान तेजस्वी सुंदर राजकुमार नहीं मिल पाता है। वह घूमते घूमते परेशान हो जाता है और अंत में चलते चलते राजा चित्ररथ की नगरी में पहुंच जाता है।
राजा चित्ररथ का दरबार लगा हुआ था। अचानक से पुरोहित का दरबार में आगमन होता है। राजा चित्ररथ देखते ही समझ जाते हैं कि यह कोई ब्राह्मण है जो किसी राजा की कन्या का रिश्ता लेकर यहाँ आए हैं। राजा चित्ररथ पुरोहित से पूछता है कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं। तब पुरोहित कहता है, महाराज मैं राजा जयंत का पुरोहित हूँ और उनकी कन्या शंख पुष्पा का टीका लेकर आया हूँ। हमारे राजा की कन्या राजकुमारी शंख पुष्पा बड़ी ही रूपवान और 16 विद्याओं में पारंगत है। हमने सुना है कि आपका राजकुमार भी विवाह के योग्य हो गया है। तब राजा चित्ररथ कहते हैं कि हमारा एक पुत्र है और हमारा पुत्र बहुत ही सुंदर और विवाह के योग्य हो गया है। लेकिन राजा चित्ररथ को यह नहीं पता था कि उनका जो पुत्र है वह एक नाग है। राजा अपने पुत्र को जब पुरोहित को दिखाता है तो पुरोहित राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाता है और वे राजकुमारी शंख पुष्पा का विवाह पक्का करके अपने राज्य को लौट जाते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजर जाता है। कुछ दिनों बाद जब विवाह का उचित समय आता है तो राजा चित्ररथ अपने पुत्र को सजाकर दुल्हा बनाकर राजा जयंत के यहाँ बारात लेकर पहुँच जाता है। वहां पहुंचते ही राजा जयंत उनका खूब अच्छे से स्वागत सत्कार करता है और अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर देता है। इस प्रकार अपने पुत्र का विवाह करके राजा चित्ररथ वापस अपनी राजधानी को लौट आते हैं। अब धीरे धीरे और समय बीत जाता है। एक दिन रानी राजा से कहती है, महाराज अब हमें राज्य की भाग दौड़ हमारे पुत्र के हाथों में सौंप देनी चाहिए, जिससे पुत्र को भी राज्य चलाने का अनुभव मिल जाएगा। ऐसा सुनकर महाराज चित्ररथ ने अपने पुत्र को युवराज घोषित कर दिया है। अब राजा चित्ररथ निश्चिंत होकर अपने महल में रहने लगता है। राजकुमार बड़े अच्छे ढंग से राज्य का संचालन करने लगता है। मित्रों, एक दिन की बात है। राजकुमारी शंख पुष्पा को उसकी दासी एक बात कहती हैं। वह कहती हैं कि राजकुमार को पूछना कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। दासी की बात सुनकर शंख पुष्पा को बड़ा आश्चर्य होता है। रानी शंख पुष्पा कहने लगती है कि यह तुम क्या कह रही हो? क्या हमारे पति महाराज चित्ररथ के पुत्र नहीं हैं? तब दासी कहती है, नहीं राजकुमारी, तुम भूल कर रही हो, यह उनका पुत्र नहीं है। मैं इतना तो नहीं जानती कि राजकुमार के वास्तविक माता पिता कौन हैं, पर इतना अवश्य जानती हूँ कि राजकुमार महाराज चित्ररथ के पुत्र नहीं हैं। आप स्वयं अपने पति से पूछ लेना। अब तो राजकुमारी शंख पुष्पा के मन में भी अपने पति को लेकर शंका उत्पन्न होने लगती है। राजकुमारी मन में सोचने लगती हैं कि आज शाम को जब राजकुमार महल में आएंगे तो मैं उनसे यह बात अवश्य पूछूंगी। राजकुमार जब शाम को महल में आता है तो राजकुमार की पत्नी शंख पुष्पा राजकुमार से कहती है, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। राजकुमार कहते हैं, पूछो रानी, क्या पूछना चाहती हो? तब राजकुमारी पूछती है कि मुझे यह बताइए कि आपके माता पिता कौन हैं और तुम किस राजवंश के हो। यह बात सुनकर राजकुमार का चेहरा काला पड़ जाता है और वह कहने लगता है, रानी क्या तुम्हारी मति मारी गई है? मैं महाराज चित्ररथ का पुत्र हूँ। तब शंख पुष्पा कहती है, नहीं महाराज, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कृपया मुझे सच सच बताइए। आपको माँ गंगा की कसम है, तुम मुझे यह भेद जरूर बताओगे। तब तो यह बात सुनकर राजकुमार बड़े धर्म संकट में फंस जाता है। राजकुमार सोचने लगता है कि आज किसी न किसी ने इसके मन में यह प्रश्न पैदा किया है, इसको जरूर किसी ने बहका दिया है और यह पूछे बिना मानेगी नहीं। राजकुमार अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि मैं महाराज का ही पुत्र हूँ,
तुम क्यों व्यर्थ में मेरा दिमाग खराब कर रही हो। परंतु राजकुमारी हट पकड़ लेती हैं। महाराज, अब तो तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा कि तुम किस वंश के हो, तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तब राजकुमार सोचने लगता है कि मुझे इसको सब कुछ बताना ही पड़ेगा, यह सच सुने बिना मानने वाली नहीं है। राजकुमार बार बार अपनी पत्नी से कहता है कि मान जाओ महारानी, अभी इस समय तुम मुझसे यह बात मत पूछो, वरना बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी शंखपुष्पा तो मानो जिद करके बैठ जाती हैं और कहती हैं कि नहीं बताओगे तो मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगी। मैं समझूंगी कि तुम मुझसे झूठा प्रेम करते हो। यह बात सुनकर राजा का पुत्र कहता है, नहीं मानती तो ठीक है, कल हम महल से बाहर वन विहार करने चलेंगे और वहां चलकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। दूसरे दिन रथ सजाया जाता है। उसमें राजकुमार और उसकी पत्नी शंखपुष्पा दोनों बैठ जाते हैं और वन विहार करने का बहाना करके दोनों महल से निकल जाते हैं और एक नदी के किनारे आ जाते हैं। नदी को देखकर राजकुमारी शंखपुष्पा कहने लगती है कि महाराज, आप मुझे इस नदी के पास लेकर क्यों आए हो? क्या इस नदी से तुम्हारा कोई संबंध है? तब राजकुमार कहता है कि मैं फिर से तुमसे कहता हूं कि मान जाओ और मुझसे मेरे वंश के बारे में मत पूछो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मगर मित्रों, किसी ने सच ही कहा है, राजहट, बालहट और त्रियाहट यह बड़े बुरे हट होते हैं। राजकुमार के समझाने पर भी राजकुमारी शंखपुष्पा नहीं मानती है और कहने लगती है कि नहीं महाराज, मुझे आप जरूर बताओगे कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं और तुम किस वंश के हो। राजकुमारी शंखपुष्पा जब नहीं मानती तो राजकुमार उस नदी में नीचे उतर जाता है और जल के बीच पहुंच जाता है और कहता है, रानी, अभी भी समय है, तुम मुझसे यह बात मत पूछो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन राजकुमारी कहती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यह बात जान कर रहूंगी। इस प्रकार राजकुमार नदी के और गहरे जल स्तर में पहुंच जाता है। जब छाती तक जल पहुंच जाता है, अभी तो राजकुमार फिर रानी को समझाकर बोलता है, रानी मान जाओ, आपका पूछना मुझे आपसे हमेशा के लिए दूर कर सकता है। तब राजकुमारी शंखपुष्पा बोलती हैं, चाहे कुछ हो जाए, आपको इस भेद को मेरे सामने रखना ही होगा। अब राजकुमार और आगे बढ़ता है और जब अपने मुख के बराबर पानी आ जाता है, तब राजकुमार कहने लगता है, रानी, अभी आपके पास समय है, यह जानने की कोशिश मत करो कि मैं कौन हूँ। परंतु रानी नहीं मानती हैं। मित्रों, फिर राजकुमार अपना असली नाग का रूप धारण कर लेता है और नदी के जल के ऊपर अपना फन दिखाने लगता है और अपना फन दिखाने के बाद वह नदी के अंदर समा जाता है और फिर बाहर निकल कर नहीं आता है। राजकुमारी शंखपुष्पा राजकुमार को खोजने की बहुत कोशिश करती है, परंतु राजकुमार का कहीं पता नहीं चलता है। जब काफी देर हो जाती है और राजकुमार नहीं लौटते हैं तो राजकुमारी शंखपुष्पा घबरा जाती हैं, क्योंकि अब उसका पति नाग बनकर कहीं चला गया था। शंखपुष्पा ने वहां राजकुमार को खोजने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह नहीं मिलता है। थक हार कर अपने रथ के पास आ जाती है और सारथी से कहती है कि रथ को महल की ओर ले चलो। महल पहुंचकर वह महाराज को सूचित करती है कि उनका पुत्र नदी में डूब गया है। यह सब सुनकर राजा को बड़ा दुख होता है। राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जाओ, नदी के जल को खंगाल डालो और राजकुमार की लाश को तलाश करो। राजा के सैनिक रानी शंखपुष्पा महाराज और महारानी के साथ उस नदी तट पर पहुंचते हैं। नदी में जगह जगह जाल डलवाए जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। नदी में
कई गोताखोरों ने राजकुमार की लाश को तलाश करते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। अब तो उदास होकर राजा और रानी और राजकुमारी शंख पुष्पा वापस अपने महल को लौट आते हैं। राजा चित्ररथ वृद्ध हो चुके थे, ऊपर से पुत्र का दुख उनके ऊपर आ जाता है। राजा के मन में यही था कि नदी में डूबकर उनका पुत्र मर गया। महारानी शंख पुष्पा भी बड़ी दुखी रहने लगती हैं और मन में अपने आप को कोसने लगती हैं कि मैंने राजकुमार के साथ बहुत बुरा किया है। मेरे कर्मों के कारण आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया है। यदि मैं उनसे उनके वंश के बारे में पूछने की जिद ना करती तो शायद मेरा पति मुझसे दूर नहीं जाता। लेकिन मित्रों, जैसा कि राजपुरोहित ने बताया था कि राजकुमारी शंख पुष्पा बड़ी विद्वान थी, 16 विद्याओं को जानती थी। काफी सोच विचार के बाद उसको एक तरकीब सूझती है। राजकुमारी अपने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा देती है कि कोई भी व्यक्ति उसे कोई भी बात सुनाएगा तो उसके बदले में उसको उचित इनाम दिया जाएगा। चाहे कोई भी आप बीती हो या फिर प्राचीन घटना से संबंधित कोई भी कहानी हो या कथा हो, कुछ भी जो कोई सुनाएगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। रानी शंख पुष्पा रोज कथा सुनती। रानी शंख पुष्पा के पास कथा सुनाने वालों की भीड़ लगी रहती है। कोई रामायण की कथा सुना रहा होता है, कोई किसी राजा का इतिहास सुनाता है। अब तो राजकुमारी शंख पुष्पा यही काम किया करती थी। वह सुबह से लेकर शाम तक नई नई कहानियां सुनती रहती हैं। मित्रों, इस प्रकार कुछ समय और निकल जाता है। एक दिन उसी राज्य का एक बूढ़ा आदमी पास के जंगल से गुजर रहा था। उस बूढ़े आदमी को उस जंगल को पार करते समय रात हो जाती है। वह मन में सोचने लगता है कि अब रात में आगे चलना ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में आगे हिंसक पशु पक्षी भी मिल सकते हैं। यही सोचकर बूढ़ा आदमी उस जंगल में एक पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। रात्रि का समय था। वृद्ध व्यक्ति को डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। इधर जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस समय वह देखता है कि एक झाड़ू लगाने वाला आता है और पूरे जंगल में वह झाड़ू लगा देता है। फिर वह देखता है कि पानी का छिड़काव करने वाला आता है। उसने भी हर जगह पानी का छिड़काव किया। उसके बाद वहां पर कुर्सियां लगनी शुरू हो जाती हैं। फिर एक सिंहासन आता है। बूढ़ा आदमी पीपल के पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। वह देखता है कि वहां पर सभा होने लगती है। वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत घबरा जाता है और मन में सोचने लगता है कि यह सब क्या हो रहा है और यह लोग कौन हैं और क्या आज यह मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वहां एक से बढ़कर एक विचित्र अतिथि आने शुरू हो जाते हैं। वह विचित्र इसलिए थे क्योंकि उनका आधा शरीर सर्प का था और आधा शरीर मनुष्य का था। दिव्य शरीर वाले नाग देखने में बड़े भयंकर लग रहे थे। उनका दरबार वहां सज रहा था और जब सभी लोग वहां आ जाते हैं तो वहां 2 सिंहासन और भी थे और उन दोनों सिंहासन पर कुछ देर बाद नागों के राजा और उनके पुत्र युवराज दोनों वहां आकर बैठ जाते हैं। संपूर्ण दरबार उनका स्वागत करता है। उनके बीच जो चर्चा होनी थी वह चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उस नागराज का पुत्र चुपचाप नीचे गर्दन किए हुए बैठा था। उस दरबार में राजकुमार के विवाह के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। जब राजकुमार के विवाह का नाम आता है तो वह अपना गर्दन और झुका लेता है और वह बड़ा उदास हो जाता है। कुछ समय तक उनकी चर्चाएं चलती रहती हैं और इधर वह वृद्ध आदमी उस पीपल के पेड़ पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ किस बात की चर्चा हो रही है और यह कौन से लोग हैं
लगता है आज मैं इनके बीच में जीवित नहीं बच पाऊंगा। वह डर के कारण उस वृक्ष की एक डाली पर चिपक कर लेटा रहता है। इधर 3-4 घंटे के बाद दरबार वहां से भंग हो जाता है। सभी अतिथि वहां से जा चुके थे, परंतु वह नागराज और उसका पुत्र वहां से चलकर उस पीपल के वृक्ष की तरफ आ रहे थे। तब उस पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ वह बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि यह मेरी तरफ ही आ रहे हैं और लगता है अब यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि मैं इस वृक्ष पर बैठा हूँ। यह सोचकर वह बूढ़ा व्यक्ति घबरा जाता है, परंतु नागपुत्र राजकुमार उस पीपल की जड़ों में बैठकर रोने लगता है और अपनी रानी शंख पुष्पा को याद करता है। यह सभी बातें वह बूढ़ा आदमी सुन रहा था और मन में सोचता है कि बड़ा ही चमत्कार हो गया है, यह मैं क्या देख रहा हूँ। और कुछ देर बाद रोने के बाद हाय शंख पुष्पा, हाय शंख पुष्पा ऐसा कहता हुआ वह नाग वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सवेरा होने लगता है। जब सुबह होता है तो वह बूढ़ा आदमी उस वृक्ष के नीचे उतरता है और नीचे उतरने के बाद वापस अपने नगर को लौट आता है और मन में सोचने लगता है कि वैसे भी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और रानी शंख पुष्पा भी नई नई कहानी सुनती हैं, तो क्यों ना चलकर इस बात को महारानी शंख पुष्पा को सुनाया जाए। इसके बदले में महारानी मुझे बहुत सारा धन देंगी और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी उसी जगह पहुंच जाता है जहां रानी शंख पुष्पा का मंडल लगा हुआ था। जहां रानी शंख पुष्पा रोज कथाएं सुना करती थीं, वहां एक से बढ़कर एक बड़े विद्वान रानी को कहानी सुनाया करते थे। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस बूढ़े आदमी का कहानी सुनाने का नंबर आता है। वह महारानी शंख पुष्पा से कहने लगता है, महारानी आज मैंने बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। आज मैं आपको एक आंखों देखी घटना सुनाता हूँ। आज रात मैं जब जंगल से गुजर रहा था तो रात होने की वजह से मैं उस जंगल में फंस जाता हूँ। रात होने की वजह से मैं वहीं रुकना उचित समझता हूँ और मैं उसी जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता हूँ। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगता हूँ। तब मैं वहां देखता हूँ कि वहां एक नागराज का दरबार लगता है। उन सब का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा शरीर नाग का था। ऐसे विचित्र प्राणी उस दरबार में आए थे। कुछ समय तो मुझे लगा कि यह लोग मुझे मार डालेंगे, परंतु मैं उस समय पीपल के वृक्ष पर चिपका हुआ चुपचाप बैठा रहता हूँ और जब दरबार समाप्त होता है तो वहां से नागों के राजा का पुत्र एक दिव्य रथ में बैठकर उसी वृक्ष की ओर आता है जिस वृक्ष पर मैं बैठा हुआ था। वह उस रथ से नीचे उतरता है और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर हाय शंख पुष्पा कहकर रोता रहता है। उसके बाद वहीं से अदृश्य हो जाता है। अब यह बात जब राजकुमारी शंख पुष्पा सुनती है तो उस बूढ़े आदमी से कहने लगती हैं, बाबा मैं आपको इतना धन दूंगी कि तुम्हारी कई पीढ़ियां बैठी बैठी खा सकती हैं, परंतु तुम मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां आपने राजकुमार को रोते हुए देखा था। यह बात सुनकर बूढ़ा आदमी घबरा जाता है और कहता है, राजकुमारी अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाने से मुझे बहुत डर लग रहा है। तब राजकुमारी कहती हैं, नहीं बाबा तुम चिंता न करो, तुम्हें मेरे साथ वहां चलना ही पड़ेगा। इतना कहकर रानी शंख पुष्पा ने एक सोने की मोहर से भरी हुई थैली उस बूढ़े आदमी को दे देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें और भी सोने की मोहर दूंगी, तुम मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो
बूढ़ा आदमी रानी द्वारा दी गई सोने की मोहरों को देखकर खुश हो जाता है और वह राजकुमारी शंख पुष्पा को लेकर उस जंगल की तरफ चल देता है। और कुछ समय बाद उसी स्थान पर जाकर बूढ़ा आदमी कहता है कि राजकुमारी, मैंने इसी पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर सब कुछ देखा था। तब राजकुमारी कहती है कि तो बाबा, मैं भी आज उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। इस प्रकार वह बूढ़ा आदमी और रानी शंख पुष्पा उस वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और वह इंतजार करते हैं उस दरबार का। इंतजार करते करते पूरी रात निकल जाती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं आता है। उस रात ना कोई दरबार सजता है और ना कोई नाग आता है। अब रानी शंख पुष्पा उस वृद्ध व्यक्ति पर क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, बाबा, तुमने झूठ बोला है और इसके लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूँ। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं महारानी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मैंने जो अपनी आंखों से देखा था वही आपको बताया है। तब रानी बोलती हैं, तो फिर आज क्या हुआ? तब बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह मैं भी नहीं जानता कि वह लोग आज क्यों नहीं आए। फिर रानी शंख पुष्पा निराश होकर अपने महल लौट आती हैं। इधर वह बूढ़ा आदमी मन ही मन परेशान रहने लगता है कि मैं रानी के सामने झूठा पाया गया हूँ। वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि उस दिन कौन सी तिथि थी जिस दिन उस जंगल में दरबार लगा था। उसने यह बात ज्योतिषों से पूछता है। तब ज्योतिषों ने बताया कि उस दिन पूर्णिमा थी। पूर्णिमा पूर्ण तरह से उदय हुआ था और ऐसे अवसर पर देवताओं की सेवाएं कुछ क्षेत्र में हुआ करती हैं। हो सकता है तुमने उस सेवा को देख लिया हो। अब तो वह बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि अगली पूर्णिमा आएगी तब मैं रानी को लेकर वहां जाऊंगा। महारानी भी उस बूढ़े आदमी से कहती हैं कि यदि तुम मुझे वह दृश्य दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगी। इधर धीरे धीरे समय बीतता है और जब अगली पूर्णिमा की रात आती है तो वह बूढ़ा आदमी महल में पहुंचता है और महारानी से कहता है, महारानी, आज आपको मेरे साथ उस जंगल में चलना पड़ेगा जहां मैं आपको वह दृश्य दिखाऊंगा। महारानी शंख पुष्पा और बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की ओर चल देते हैं। वहां पहुंचकर रानी शंख पुष्पा और वह बूढ़ा आदमी उस पीपल की जड़ों में छुपकर बैठ जाते हैं। जब रात्रि के 12 बजने का समय नजदीक आता है तो वहां एक झाड़ू लगाने वाला आता है। वह झाड़ू लगाता है। फिर पानी का छिड़काव करने वाला आता है। वह पानी का छिड़काव करता है। थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगता है। धीरे धीरे वहां नाग लोग आने लगते हैं। नागों का आधा शरीर मनुष्य का था, आधा शरीर सांप का था। बूढ़े आदमी इशारे से कहता है, महारानी, अब आप ध्यान से देख लो। यही सब मैंने उस दिन देखा था। मित्रों, रानी शंख पुष्पा उस दृश्य को बड़े गौर से देख रही थी और कुछ समय बाद रानी का पति भी आ जाता है जो उस नागराज का पुत्र था। उसका आधा शरीर नाग का था और आधा शरीर मनुष्य का। महारानी उसे देखते ही पहचान जाती है और कहने लगती है कि यही मेरा पति है। महारानी सोचने लगती है कि अब इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। महारानी हिम्मत करके धीरे धीरे उस वृक्ष से बाहर निकलने लगती है। उधर वह बूढ़ा आदमी डर जाता है और बूढ़ा आदमी राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। 3-4 घंटे तक वह सभा चलती रहती है। जब सभा समाप्त हो जाती है तो सभी नाग वहां से चले जाते हैं। राजकुमार भी उस पीपल के पेड़ के पास आकर बैठकर रोने लगता है। उसे देखकर रानी शंख पुष्पा डर जाती है क्योंकि उसका आधा शरीर सांप का था और आधा मनुष्य का।
अपने पति को रोता देखकर राजकुमारी से रुका नहीं जा रहा था और राजकुमारी शंख पुष्पा वृक्ष से निकलकर उसके पास आ जाती हैं और उसका हाथ पकड़ लेती हैं। अचानक से महारानी शंख पुष्पा को सामने खड़ा देख तो राजकुमार एकदम से घबरा जाता है और कहने लगता है, रानी तुम। तब रानी कहने लगती है कि मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया, परंतु अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। यह सुनकर राजकुमार कहने लगता है, नहीं रानी, अब बहुत समय हो चुका है, अब तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकती। यहाँ जो सभा होती है वह मेरे विवाह को लेकर होती है। मेरे पिता इस सभा में मेरे विवाह का प्रस्ताव रख चुके हैं और जब तीसरी सभा होगी तब मेरा विवाह तय हो जाएगा। और जब मेरा विवाह तय हो जाएगा तो बताओ मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ। मुझे तो अपनी इस पत्नी के साथ रहना पड़ेगा। तुमने तो मुझे त्याग दिया। मैंने उस दिन तुम्हें बार बार समझाया था कि मुझसे मेरा वंश मत पूछो। तब राजकुमार की बात सुनकर रानी शंख पुष्पा रोने लगती है और बार बार अपने पति से क्षमा मांगती है। तब राजकुमार कहता है, राजकुमारी, रोने का समय नहीं है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुमने वह उपाय कर लिया तो शायद अपना मिलन हो सकता है। तब रानी शंख पुष्पा बोलती है कि तुम मुझे जो उपाय बताओगे मैं वही उपाय करूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तब राजकुमार बोलता है, रानी, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे मेरे पिता के दरबार में पहुंचना है, परंतु अगली पूर्णिमा के दिन तुम इसी प्रकार यहाँ आकर बैठना और जब यहाँ सभा लगने लगेगी तो ध्यान रखना तुम चुपचाप महाराज के सिंहासन के नीचे आकर छुप जाना और जब मेरे विवाह की बात चले तब तुम उस सिंहासन के नीचे से निकलकर महाराज के सामने जाकर खड़ी होकर तुम मुझे महाराज से मांग लेना। अगर महाराज बात मान लेते हैं तो मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। इतना कहकर नाग वहां से अदृश्य हो जाता है। इधर महारानी शंख पुष्पा और वह बूढ़ा आदमी अपने नगर को लौट आते हैं। इधर रानी राजकुमार को प्राप्त कर पाऊंगी या नहीं, इस बात को लेकर दुखी रहने लगती है। इधर राजा चित्ररथ भी अपने पुत्र शोक में दिन रात दुखी रहते हैं। धीरे धीरे समय निकल जाता है। इधर महारानी सोच रही थी कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पूर्णिमा के दिन मैं अपने पति को पाकर ही रहूंगी। यह सोचकर अब रानी कथाओं को सुनना भी बंद कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। जब तीसरी पूर्णिमा नजदीक आती है तो रानी मन में विचार कर लेती थी कि आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पति को लेकर ही लौटूंगी। रानी उस बूढ़े आदमी को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहां दोनों उस पीपल की जड़ों में छुपकर बैठ जाते हैं और सभा लगने का इंतजार करने लगते हैं। इधर रात्रि के 12 बजते ही दरबार की तैयारी शुरू हो जाती है। कुर्सियां लगती हैं और राजा का सिंहासन आता है। इधर रानी उस पीपल की कोटर से निकलकर उस सिंहासन के नीचे छुप जाती है। बड़े ही विशाल शरीर वाला नाग वहां आकर बैठने लगते हैं। कुछ देर के बाद राजकुमार का पिता जो नागों का राजा था वह भी आ जाता है। राजकुमार भी वहीं आकर बैठ जाता है। दरबार शुरू हो जाता है। उनमें आपस में चर्चाएं होने लगती हैं कि कुछ समय के पश्चात राजकुमार के विवाह की चर्चा आरंभ होती है। जब राजकुमार के विवाह की चर्चा चली तो राजकुमारी शंख पुष्पा मौका पाते ही सिंहासन के नीचे से निकलकर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती हैं। अचानक से एक स्त्री को वहां पर आया देखकर सारी सभा हड़बड़ा जाती है। तब नागराज बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ इस सुनसान जंगल में मध्यरात्रि के समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मृत्यु का डर भी नहीं लगता है? हम नाग हैं
और नाग लोग कितने जहरीले होते हैं, यह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। यह बात सुनकर शंख पुष्पा कहने लगती है कि महाराज, मुझे डर नहीं किसी बात का, मैं तो आपकी पुत्र वधू हूँ। राजकुमार मेरे पति हैं और आप ना मानो तो उनसे ही पूछ लो, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है। जब महाराज अपने राजकुमार से पूछता है कि राजकुमार यह कौन है, तो राजकुमार पूरी कहानी अपने पिता को कह सुनाता है और कहता है, पिताजी, एक दिन मुझे कुछ सपेरों ने पकड़ लिया था और पकड़कर पिटारे में रखकर मुझे ले जाने लगते हैं। तो मैंने उनसे बचने के लिए उस पिटारे के अंदर नौलखे हार का रूप धारण कर लिया था। उन सपेरों ने नौलखा हार महाराज चित्ररथ के यहाँ दे देते हैं। मैंने सोचा राजा चित्ररथ को कोई पुत्र नहीं है, राजा की कोई संतान नहीं है, तो क्या ना राजा के यहाँ मैं पुत्र बन जाता हूँ। तो मैं अपनी माया से एक पुत्र बन जाता हूँ और कई साल महाराज के महलों का सुख भोगता रहता हूँ। महाराज अपने पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण करता है और इसी सुंदरी के साथ मेरा विवाह संपन्न करा देता है। परंतु एक दिन जिद करके इस सुंदरी ने मुझे मेरे वंश के बारे में पूछती है कि तुम किस वंश के हो, और मैंने इसे बहुत समझाया परंतु यह नहीं मानती है। और जब यह नहीं मानी तो जहाँ मेरा स्थान था वहाँ इन्हें लेकर जाता हूँ और वहाँ पहुंचकर मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाता हूँ और मैं अपने परिवार के पास चला आता हूँ। यह बात महाराज जब सुनते हैं तो नागराज कहने लगता है, देवी, क्या यह सच कह रहा है? जब राजकुमारी शंख पुष्पा कहती हैं, हाँ महाराज, ऐसा ही हुआ था। मेरा विवाह इन्हीं के साथ हुआ था, जबकि पहले इनका पूरा शरीर मनुष्य का था। शंख पुष्पा की बात सुनकर नागराज अपने पुत्र को फटकार लगाता है, पहले तो तुमने हमारी परंपरा के खिलाफ जाकर पृथ्वी लोक पर विवाह किया है और फिर उसके बाद तुम इस स्त्री को छोड़कर हमारे पास वापस आए हो। तुमने यह अपराध किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तक यह स्त्री जीवित रहेगी तब तक तुम पृथ्वी लोक पर रहकर इनका साथ दोगे, इसे छोड़कर नहीं जा सकोगे। इसे अपनी पत्नी के रूप में रखना होगा और जिस राजा के तुम पुत्र बने थे उस राजा का राज्य भी तुम्हें संचालित करना होगा। उस राजा की सेवा करनी पड़ेगी। जब तक वहां का कार्यकाल समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम हमारे साथ हमारे पास नागलोक में नहीं लौट पाओगे। अब तुम्हारा विवाह नहीं होगा। नागराज ने यह श्राप देकर शंख पुष्पा को उसका पति प्रदान कर दिया। राजकुमार अब अपने पहले वाले स्वरूप में आ जाता है। उसके बाद रानी शंख पुष्पा और राजकुमार नागराज से सर झुकाकर आशीर्वाद लेते हैं और अपनी पत्नी के साथ विदा लेकर वहां से राजमहल की ओर चले आते हैं। राजकुमार अपनी नगरी में आता है तो वहां पहुंचकर वह देखता है कि पुत्र शोक में व्याकुल होकर महाराज की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जब राजकुमार महाराज के पास पहुंचा तो महाराज अपने पुत्र को देख बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगने लगता है जैसे समस्त बीमारियों ने उनका पीछा छोड़ दिया है। पूरे राजमहल में खुशियां मनाई जाती हैं। राजा साहब पूरे नगर में यह खबर भिजवा देते हैं कि हमारा राजकुमार वापस लौट आया है। यह सुनकर संपूर्ण नगर में प्रसन्नता से उत्सव मनाया जाता है और राजा चित्ररथ और उनकी महारानी अपने पुत्र को पाकर बहुत खुश हो जाती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से रानी शंख पुष्पा अपने खोए हुए पति को ढूंढ लेती हैं और बड़े प्रेम के साथ अपने पति के साथ रहती हैं। मित्रों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि चाहे कितने ही पवित्रता स्त्री हो, अगर उसकी हट से आपके मान सम्मान या पारिवारिक रिश्ते में दरार आए तो
वह हट उसका कभी पूरा नहीं करना चाहिए। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।